औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आप सबको खुशामदीद कहता हूं अपने एक और प्रोग्राम में। नाज़रीन मोहतरम, मज़ाहिब की जब बात होती है तो मुख्तलिफ़ किस्म की पोलिटिकल ऐसी पार्टीज़ की बात होती है जो मजहबी हवाले से पॉलिटिक्स करती हैं या जानी पहचानी जाती हैं। बहुत सारी पार्टीज़ ऐसी हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ हवालों से अपना मकाम बनाया और पाकिस्तान बनने से पहले भी वो पॉलिटिक्स कर रहे थे और आज भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसमें मैं सरफ़हरिस्त नाम लूँगा मौलाना फजल रहमान साहब का कि इनके वालिद मोहतरम ने भी पॉलिटिक्स की, आज ये भी कैरी किए हुए हैं। फिर मैं नाम लूँगा सिराजुल हक हाफिज़ नईम या जमात इस्लामी का, जो मुख्तलिफ़ अदवार में पॉलिटिक्स करती रही है और उनका काफ़ी बड़ा फॉलोअर भी है, उनका वोट बैंक भी है। हम फिर तीसरा जिक्र करेंगे TLP का, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, जिन्होंने काफ़ी हवालों से एफर्ट्स भी किए और उनके तहरीक एहतजाज बहुत हवालों से मशहूर भी हुए। ख़त्म नबूवत की जब बात हो तो ये पार्टी मुख्तलिफ़ अदवार में एहतजाज के हवाले से निकली। एक और पार्टी ऐसी है जो मुख्तलिफ़ हवालों से अपना मकाम नाम बना रही है और पहले वो मिली मुस्लिम लीग थी लेकिन आज वो मरकज़ी मुस्लिम लीग है। उनकी एक ऐसे रहनुमा मौजूद हैं जिनके ऊपर चंद डिवीज़न की ज़िम्मेदारी है और वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मेरे रमज़ान ट्रांसमिशन भी आपने इनको देखा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर कैसे हैं आप? ठीक है। एहसानुल्लाह मंसूर साहब। हुज़ूर वाला, हमने जब बात की मजहबी पार्टियों की, लेकिन हम अगर स्ट्रेट अवे मुद्दे पे आएँ तो इसमें क्यों ऐसा हुआ कि आज तक किसी मजहबी पार्टी को इक़्तिदार नहीं मिला? ना सूबे में इक़्तिदार मिला, ना वफाक में इक़्तिदार मिला। इसकी क्या वजह बनी? और मेरा ख्याल है इक़्तिदार का मौका तो मिला था, उसमें एक मरहला था मुत्तहिदा मजलिस अमल का। जी। तो तकरीबन मुकम्मल बलूचिस्तान में और फिर KPK में भी किसी हद तक ये उनको मौका मिला था। अलबत्ता वो अगली बात है कि आने वाले वक्तों में हमें मुत्तहिद भी रहना चाहिए था और फिर कारकर्दगी ऐसी देनी चाहिए थी कि लोग मुस्तकबिल में भी उस पर मुतमिन रहते। तो मौका तो मिला था, वो हम उसको संभाल नहीं सके, लेकिन वो सुने मुख्तलिफ पार्टियों का वो मजमूआ बन के एक जी मैंने बताया मुत्तहिदा मजलिस अमल के नाम से इत्तेफाक के साथ। जी, लेकिन आपको लगता है कि दाढ़ी वाले की हुकूमत ना पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ना इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट चाहती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आता है कि यार तुम लोग मजहबी हो, तुम लोगों ने कौन सा इक़्तिदार में आना है। ये पक्का टाइटल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पहले 2 पार्टी सिस्टम था, अब 3 पार्टी सिस्टम हो गया। 2-4 पार्टी ऐसी हैं जो बतौर कैटलिस्ट साथ देती हैं, जिसमें MQM आ जाती है, काफ लीग आ जाती है, वो हर जगह एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपनी। फरमाइएगा कि आपको लगता है कि वाक़ईतन ऐसा ही है कि इस्लामी पार्टी का या इस्लाम की बुनियाद पे वोट लेने वाली पार्टी का पाकिस्तान में सियासी मुस्तकबिल रोशन नहीं है? नहीं, मैं ये समझता हूँ मुस्तकबिल रोशन है। चंद चीज़ें हैं जिनका हम सबको लिहाज रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो मज़हब से वाबस्ता या मज़हब की बुनियाद पर मुतारफ़ पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ, उनको नबवी विजन के मुताबिक अपने काम करने चाहिए। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो शिद्दतों वाला तासर मुआशरे में मजहबी जमातें दे चुकी हैं, इस तासर को भी ज़ायल करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ ये है कि जब बात इस्लाम की आती है तो बाद पेश करने वालों ने इसकी तस्वीर इस तरह पेश की है गोया कि ये है ही किसी महदूद तबके के मुतल्लक काम। हाँ, बरेलवी ने कहा कि मेरी है, फलान है, जमात इस्लाम, मतलब तो एक चीज़ है जी तबका फ़िक्र है, तबका वारियत एक अलग चीज़ है। मैं और चीज़ कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ कि पेश करने वालों की एक बड़ी तादाद ने इसको एक ऐसे लिमिटेड फ्रेम में पेश किया कि मुआशरे का आम शख्स समझता है कि मेरे मतलब तो ये है ही नहीं। उस वजह से फिर जो पॉलिसियाँ बनाने वाले हैं वो समझते हैं कि जब इस तरह का मज़हब सब के मुतल्लक नहीं तो फिर पूरा मुल्क इनको देना मुनासिब नहीं। एक चीज़ ये, लेकिन मैं समझता हूँ कि संजीदगी के साथ और एतमाद और खुलूस के साथ और शफाफियत के साथ अगर दीनी जमातें इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह इनका रास्ता इसलिए नहीं रुकेगा कि जो भी मुखलस होकर चलेगा तो उसका अकीदा है कि अल्लाह ताला ही बादशाह देने वाला और वही छीनने वाला है। तो हम ये ना समझें कि भाई गोया के जो दुनिया में इंसान फैसले करते हैं बस वही होंगे। हम रिसेंटली बड़ा कुछ देख सकते हैं जो लोगों की तवक्कुआत से हटके था। जिस तरह भी आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक आलमी जंग बंदी का मेज़बान इंशाल्लाह बनने जा रहा है, तो इसको माजी में तो नहीं हम सोच सकते, लेकिन जब अल्लाह चाहता है तो बुनियान मरसूस में अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दे देता है। वो चाहता है तो मच्छर से नमरूद को मरवा देता है। अकीदा तवक्कल अल्लाह पर हो, पैटर्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो और मुआशरती बन के रहें, शिद्दत पसंद बन के ना जाए। ठीक है। अच्छा, मौजूदात की जब आपने बात की
पाकिस्तान का तकरीबन 80 साल दौर जब हम देखते हैं तो उसमें कहीं भी हमें क्लैरिटी मजहबी जमातों के हवाले से ये मिलती ही नहीं है कि इन्होंने कौमियत का नारा मार दिया हो, किसी ने कहा हो। क्योंकि जब तब्दीली का नारा हमने सुना तो वो ये था कि लगता था कि ये नारा है कौमी। जब रोटी कपड़ा और मकान का नारा हमने सुना तो लगता था है कौमी। जब हमने मुख्तलिफ और नारे सुने तो हमें कौमी नारे लगते थे, लेकिन ये नारा हमें कौमी लगा ही नहीं कि जमात इस्लामी मतलब दीन को इक़्तिदार में लाना है, या मुख्तलिफ इस किस्म के नारे थे जो बलूचिस्तान में, सिंध में, KPK में, कश्मीर में प्रॉपरली वायरल कंटेंट नहीं थे ये, या एक कौमियत वाले नहीं थे। इसकी क्या वजह? देखिए, हर जमात में रहल अपनी वजाहत बेहतर कर सकती है। जहाँ तक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का ताल्लुक है तो हमारा तो नारा ही ये है कि नज़रिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। तो हम ये समझते हैं कि जिस बुनियाद पर अल्लाह ताला ने ये मुल्क दिया है उसी को बुनियाद बना के नेक्स्ट काम करेंगे तो अल्लाह ताला कामयाबियाँ देगा। तो हमने उस नज़रिया पाकिस्तान को बेस बनाया जिस पर बाबा जी मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के दौर में करोड़ों लोगों ने साथ दिया था। करारदाद मकासद पास की गई थी और फिर इस वक्त भी हमारी कोशिश ये थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मुल्क है तो ये कौमी सतह से भी ऊपर वाला इमेज है, ये तो उम्मत का तस्वर है। तो हमारा तो नज़रिया ये है। आपके वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट कौन सा है? तो आने वाले वक्तों में जमात ही फैसला करेगी। नहीं, वैसे मतलब आप फेस कौन सा है आपका जिसको आप कहते हैं? अभी कोई ऐसी चीज़ वाज़ेह नहीं है। अच्छा, वाज़ेह नहीं है, लेकिन एक वोट मांगने के लिए तो होता है ना कि नून लीग के पास अपना नवाज शरीफ साहब दिखाते हैं, पीपल्स पार्टी आज भी चलें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम लेती है, और खान साहब की पार्टी, इमरान खान साहब की पार्टी पीटीआई का बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब की पार्टी उनके मतलब आइडियोलॉजी के साथ जाती है। तो आपके पास फेस कौन सा दिखाने का? हमारे नज़दीक मैं समझता हूँ कि शख्सियात जो हैं उनका तो आना जाना लगा रहता है। तो शख्सियात से ज़्यादा हम नज़रिया है, तो हम तो नज़रिए को सपोर्ट करेंगे। जो नज़रिए के साथ जुड़ जाएगा वो उसके कैंडिडेट कोई आम बंदा भी होगा तो उसके साथ। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और पाकिस्तान का तबका फ़िक्र मद्देनज़र रखते हुए आप ये कह सकते हैं कि ये लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे? क्योंकि आइडियोलॉजी तो उनको चाहिए नहीं, इनको वोट के आखिरी दिनों में बिरयानी चाहिए होती है, इनको नाली पक्की कच्ची करवानी होती है, इनको बच्चे को सरकारी भर्ती करवाना होता है, इनके थाना कचहरी उनके मसाइल देखने होते हैं, इनकी शादी गमी खुशी की मामलात होते हैं। इनका तो कभी सिनेरियो रहा ही नहीं वोट के साथ या वोट के अलावा। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैं इसलिए कह सकता हूँ कि इस वक्त जिस तरह अवेयरनेस बढ़ गई है और इल्म बढ़ गया है और मालूमात बढ़ी हैं, तो अगर पाकिस्तान बनाने के वक्त 1947 से चंद साल पहले का अगर हम दौर देखें, अगर उस दौर में अनपढ़ तबके ने भी नजरिए पर बाबा जी का साथ दिया था, काजी अज़हर रहमतुल्लाह अलैह का जो साथ था वो नजरिए पर साथ था, ठीक है। तो अगर नजरिए पर उस दौर के अनपढ़ और सादे लोग वक्त और साथ दे सकते हैं तो आज भी अगर तरबियत करेंगे तो अल्लाह मौका देगा। लोग तरबियत वो तो एक कंट्री का था। आपको लगता है कि ये जहाँ पे ये कह देते हैं कि मैं शख्स के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसके पांचे ज़्यादा ऊंचे हैं, और मैं शख्स से नमाज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसका जो सोच है मेरे साथ नहीं मिलती, तो वोट जो 5 साल बाद इसको एक बार हक मिलता है। मैं मतलब आपसे स्ट्रेट अवे ये गुफ्तगू सुनना चाह रहा हूँ कि वाई वी कैन वोट यू, कि जो लोग मुतासिब इतने हैं कि जिनको सिंधी बलोची पंजाबी के नारे से फुर्सत नहीं, जिनको शिया सुन्नी बरेलवी के नारे से फुर्सत नहीं, जिनको यूथिया जैला और पटवारी के नारे से फुर्सत नहीं, वाई वी कैन वोट यू? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी जमात अगरचे पंजाब बेस्ड है ज़ाहरी तौर पर, लेकिन हमारे रवाबत या हमारी जमात पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। एक बात ये है, और हमने पूरे पाकिस्तान में सुबाइयत, लिसानियत, इन असबियतों पर लोगों को खड़ा नहीं किया, हमने उसी नारे पे या नज़रिए पे खड़ा किया जो ला इलाहा इल्लल्लाह और जो मुश्तरक है। तो इसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो शिद्दतें पैदा की गई हैं, डिवाइड एंड रूल पर काम बाहर के ममालिक से भी बहुत ज़्यादा हुआ है, स्टिल वो ख़त्म नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि शायद मजहबी फ़िरका वारियत उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इस वक्त पॉलिटिकल हो चुकी है। तो उसमें कुछ लोगों ने काम किया, और वो जो काम किया वो इसीलिए किया कि तकसीम करो, कमज़ोर करो तो रूल करो। तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला हमें तो कामयाबियाँ दे रहा है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि आखिर चीज़ों को मैच्योर होते हुए और उस लेवल तक आते हुए कि जब एक बड़े मुल्क की जिम्मेदारी संभालनी है, फिर उस जमात की टीम को, साथियों को उस सलाहियत का मालिक भी होना चाहिए। टाइम लगता है उसको। ये नहीं है कि अभी आपका एक बच्चा 100 रुपया खर्च करने की सलाहियत नहीं रखता तो आप 5000 उसको क्यों देंगे? तो अल्लाह का भी एक निज़ाम है, वो भी ये मतलब आप थोड़ा
झूठ कम बोलने पे यकीन रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने सुना है कि 90 दिन के अंदर करप्शन खत्म है। यहाँ पे हमने सुना है कि एक असद उमर नाम का शख्स है जो अरस्तू है, और वो आएगा और पता नहीं $5 मिलियन जो है फलां के मुंह पे मारने वाले थे। तो आप सच पे बिलीव करते हैं? तो सच्ची पार्टी पाकिस्तान में कामयाब हो सकती है जो इतना सच बोलती हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया के साथ मुल्क नहीं चलता, बयानियां चलते हैं, बयानियां चलते होंगे, लेकिन जो मुल्क है वो तो ग्राउंड रियलिटी के साथ चलता है और वक्त लगता है हर चीज़ को। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मामलात मैनेज करने में 23 साल लगे हैं, तो मैं नहीं समझता कि हमें 23 दिनों के अंदर कहीं सब कुछ सही हो जाएगा। ये गैर फितरी चीज़ है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से जो मजहबी लोगों को सही एक रोल मॉडल के तौर पे कबूल करना चाहिए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी इंसान होने के नाते इनफरादी कमी कोताही हो सकती है, लेकिन विजन और पॉलिसी वाइज हमारे लिए अल्लाह के नबी से बढ़ के कोई नहीं। अच्छा एहसानुल्लाह साहब, पार्टी कितनी रजिस्टर्ड हो चुकी है आपकी? कितना लोग आपको टिकट अप्लाई करते हैं? लास्ट में आपके कितने कैंडिडेट थे? आप माशाल्लाह खुद भी ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं उनके हल्के से उनके मद्दे मुकाबल थे, तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में आपके कितने लोग कैंडिडेट हैं? इस वक्त हमारी जो रुकनियत साजी है ना, वो अगर मैं आपके सामने रखूं तो अल्लाह की तौफीक से हमने एक बुनियाद बनाई थी यूनियन कौंसिल की सतह पे, ठीक है। तो इस वक्त तक 20 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो पूरे मुल्क में रुकनियत साजी का हदफ अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर चुके हैं। यानी सिर्फ इस्लामाबाद में हमने सिर्फ एक मरहला चलाया था, सिर्फ इस्लामाबाद में, तो यहाँ 40,000 प्लस लोगों ने बहुत बड़ा वोट है। ये सिर्फ सिंगल इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। एक बात ये, दूसरी बात ये देखें, इसको भी हम इसका भी इनकार ना करें कि हालात व वाक़यात के पेश नज़र अगर एक सिलेक्टेड MNA MPA वज़ीर तब्दील हो जाता है, वो अपनी हमदर्दियाँ वफादारियाँ बदल सकता है, तो हम वोटर को ये नहीं गारंटी नहीं दे सकते कि जिसने कह दिया कि हम आपका रुकन है तो 100% वो साथ रहेगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी यही है कि अगर इलेक्टेड उसको एंगेज रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं हुकूमत में नजर आना पड़ता है, बहुत सारी चीजें और आपको चाहिए होती हैं। तो उसमें अब हम ये काम कर रहे हैं कि हम हर यूनियन कौंसिल की सतह पे बॉडी बना के, और हम वाहद जमात हैं कि पूरे पाकिस्तान में 78 साल तारीख में हमने यूनियन कौंसिल के इलेक्शन करवाए हैं, जो कि अभी तक किसी जमात ने नहीं करवाए। और हमने उसमें इतना ओपन माहौल रखा था कि जो हमारा रुकनियत साजी कर देगा वो सदर का जिम्मेदार बन सकता है, उम्मीदवार बन सकता है, नायब सदर का, बाकी शोबाजात का। तो ये इलेक्शन भी हमने ओपनली करवाए और बिल्कुल वही मॉडल था जो आम इलेक्शंस का होता है। तो इतना खुला ऑप्शन जो है मेरा कल वो किसी पार्टी ने अभी तक नहीं दिया। तो अल्लाह ने चाहा तो वक्त के साथ हम इसमें अभी आने वाले मरहलों में ये तय कि यही जो 2027 का एंड है, इंशाल्लाह हम कम अज कम पंजाब के लेवल पर 100% यूनियन काउंसिल में अपने इलेक्शन करवा लें। एक प्रोपेगेंडा ब्रिगेड रखनी पड़ती है। हमने सुना है कि, बल्कि पढ़ा है मैंने कि जब जॉफ हिटलर जो था उसने अपने साथ ऐसे नुमाइंदे रखे हुए थे, तर्जुमान रखे हुए थे जो उसकी बात को फैलाते थे। फिर हमने आंखों से चंद शख्सियात को देखा है कि उन्होंने अपना आप को इतना बड़ा पेश किया कि मैंने इस मुल्क के अंदर सुना कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मैंने इस मुल्क के अंदर सुना कि फ़लाँ शख्स पाकिस्तान के लिए लाज़िम मलज़ूम है। बहुत सारी शख्सियात है, सिर्फ खान साहब को नहीं बल्कि बहुत सारी शख्सियात ऐसी हैं। शख्सियत परस्ती में मैंने सुना आपकी भी कोई तर्जुमानी है, करने वाले लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर आकर आपका डिफेंड करेंगे और झूठ को सच और सच को झूठ करके बताएंगे? देखें, कुरान मजीद ने एक टर्म इस्तेमाल किया है, कलिमा खबीसा और कलिमा तैयबा। बेसिकली तो ये कुफ्र और इस्लाम के मुतल्लिक़ एक बात है। अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत की है कि जो कलिमा खबीस है इसकी जड़ कोई नहीं है और ये स्टेबल भी नहीं हो सकता। रही बात कलिमा तैयबा की, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इसकी मिसाल ऐसे है जैसे इसकी जड़ें गहरी ज़मीन में है, शाखें इसकी आसमान में। तो जो सही मौक़िफ़ है ना, आज कल परसों इंशाल्लाह उसी ने प्रमोट होना है। जो चीज़ झूठ है उसकी बैक पे अल्लाह की मदद नहीं होती। तो हमें ऐसा प्रोपेगेंडा करके झूठ को सच और सच को झूठ बनाना, मेरा ख्याल है ये पार्टियों के लिए एंड में आके नुकसानदेह ही होता है। ठीक है, वेट एंड वॉच के चक्कर में हैं आप कि आप 15 साल 20 साल 25 साल इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं जी, जो हुआ देखी जाएगी, हम स्लो एंड स्टडी विन द रेस करेंगे। इसमें आपका वोटर जो है वो तो ये चाहेगा कि भाई मेरा तो कल आप बंदा जो है, मेरा नुमाइंदा असम्बली में जाए, मुझे कुछ ना कुछ डिलीवर करे, क्योंकि यहाँ पे ये लालच तो हमारे अंग अंग में भरी हुई है ना कि मुख्तलिफ चीज़ों की। और आपसे भी एक्सपेक्टेशन होती होंगी जब इफ़ यू आर अ कैंडिडेट ऑफ MNA, तो आपके लोग कहते होंगे कि यार साडा पुत्र है, उन्होंने नौकरी लवा दो। ये कभी आता होगा कि यार ये गली पक्की करा दो, कभी मतलब मुख्तलिफ आते हैं मराए। तो आपको लगता है कि इतनी वेट के चक्कर में आपको लोग फिर भी वोट देते रहेंगे और आपका वोट बढ़ता रहे?
دیکھیں جو تحریکیں ہوتی ہیں نا مشنری، جی منزلیں کسی کو بھی ان کے طے شدہ ٹائم فریم کے اندر نہیں ملتی. جی ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں ابھی تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو نواز شریف صاحب نے دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے 14 سال انتظار کیا. جی ٹھیک ہے، زرداری صاحب نے کتنا انتظار کیا. تو یہ پاکستان کے اندر بھی ایک دہائی سے زیادہ کا انتظار ان پارٹیوں کو کرنا جو آلریڈی رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ جو نئی میدان میں آ رہی ہیں ان کو تخیلاتی طور پر اپنی ترتیب بنانے سے بچنا چاہیے. رہی بات ہماری، ہم نے ایک 10 سال کی پلاننگ کی ہے، اس میں 2 سال کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ تھا ہمارا انٹروڈکشن کا، وہ تقریباً کچھ وقت کے بعد پورا ہونے جا رہا ہے. تو یہ ہمارا بھی یہ پلان نہیں ہے کہ ہم کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے قریب اقتدار میں آنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہر دور میں جو بھی الیکشن آئے گا وہ بلدیاتی ہوگا، جنرل ہوگا، ہم انشاءاللہ اس الیکشن کو لڑیں گے اور محنت اپنی ایسے ہی کریں گے جیسے اسی میں ہم نے کچھ کرنا ہے. لیکن ہم نے کسی کو کوئی ایسی اینڈ لائن نہیں دی کہ اگر یہ نہ ہوا تو بس اس کے بعد سب ختم ہے. اور تحریکی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی سمت کا درست رکھنا، جد و جہد کا جاری رکھنا، اس پہ یقین رکھتے ہیں. اینڈ تو اللہ کے. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ فرمائیے گا کہ آپ کا ٹکٹ ایک غریب بندہ مڈل کلاس جب اپلائی کرتا ہے یا لیتا ہے تو اس کے بہت سارے اخراجات ہیں، جس میں مین خرچہ یہ ہے کہ ان دی اینڈ جب اس کی کرایہ داری گاڑیوں کو لوگوں کو اٹھا کے لانا ہے وہی پورے نہیں ہوتے. یہاں پہ لوگ ووٹ کا حق اس لیے نہیں ادا کرنے جاتے کہ میں فلاں کے ساتھ ہوں. یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے گڈی کون پہنچا سی، میرے کھانے اس دن کے پورے کون کرے گا، یا اس سے پہلے مختلف اخراجات ہیں جس میں اپنی پبلسٹی آتی ہے، پینافلیکس آتے ہیں، فیسز آتی ہیں. آپ کیا اپنی لوگوں کو سپورٹ کریں گے یا آپ بھی باقی جماعتوں کی طرح یہ مائنڈ میں لیے پھر رہے ہیں کہ آپ کے لوگ آپ کو فنڈ دیں اور پارٹی چلیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل سرمایہ نہیں. اگرچہ الزامات بڑے ہیں، میں اس کی مثال ابھی یہی دے رہا ہوں کہ ابھی جو مسئلہ اس وقت پاکستان کے اسٹیٹس کا بنا پوری دنیا میں، اور جو ہمارا معاملہ تھا بنیاد مرصوص کے حوالے سے، پھر اسرائیل نے جو قطر پہ اٹیک کیا، تو ابھی یہ باتیں ہوئی نا اس وقت کہ صرف مالی طور پہ مضبوط ہونا سب کچھ نہیں، وہ جوز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو عسکری لحاظ سے قوت دی تھی تو اس کے ذریعے جو اللہ نے ہمیں عزت دی ہے وہ ساری کی ساری مالیات کے ساتھ وابستہ نہیں، اس میں اور بڑا کچھ شامل ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہمیں اپنا کام کرنا ہے کہ اس کو صرف اس انداز میں نہیں ہم لے کے چلے جس طرح عام روایتی سرمایہ دار لوگ کام کرتے ہیں، نہ ہمارے اس طرح کے ایڈورٹائزمنٹ ہے، نہ ہمارے اس طرح کے رویے ہیں. اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا انداز سادہ ہے، لیکن ہماری جو پینیٹریشن روٹ لیول پہ جس میں ہمارے کارکنان کی ایک بڑی تعداد کام کرتی ہے فزیکلی ملاقات کر کے، تو یہ اس طرح کے جو اخراجات آپ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ ضرورت ہے کارکنان کی. تو یہ سرمایہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا. اچھا کچھ چند سوال آپ سے کہ آپ نے کہا ہمارا فی الحال لیڈر کوئی نہیں ہے، یہی آلموسٹ ہی میں نے نہیں کہا لیڈر ہمارے ہیں. اچھا نام لیں ان کا. اس وقت جو پاکستان سپریم کورٹ کے نائب صدر ہیں خالد مسعود سندھو صاحب، وہ ہمارے صدر ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے. اور اس وقت جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان سطح پہ وہ پروفیسر سیف اللہ خالد صاحب ہیں. تو لیڈرشپ تو ہماری موجود ہے. بانی کون سا ہے آپ کا؟ یہی بھائی ہیں جنہوں نے الحمدللہ مل کے یہ سارا اسٹرکچر. ٹھیک ہے، اگر ہم بات کریں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو کریڈٹ جاتا ہے یا کہیں نہ کہیں آپ سے کہا جاتا ہے کہ حافظ طلعت محمود صاحب، حافظ سعید صاحب، ان کا فالوور یا ان کو چاہنے والا بہت زیادہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، تو کیا یہ بات کہیں نہ کہیں غلط ہے یا ٹھیک ہے کہ آپ انہی لوگوں سے اسی طبقہ فکر سے ہیں یا وہی لوگ آپ کو زیادہ فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو وین پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے پیش کیا ہے وہ اعتدال والا ہے، اتفاق والا ہے اور فرقہ واریت سے محفوظ ہے، خدمت خلق والا ہے. تو اب اس میں اگر حافظ سعید صاحب نے کام کیا اور طلحہ سعید صاحب تو ویسے ہی نائب صدر ہیں اس کے، ٹھیک ہے، تو اگر کسی نے اس میں کام کیا ہے اور ہمارا وین اس طریقے کے ساتھ آپس میں ٹیلی کرتا ہے تو میرا خیال ہے یہ تو کوئی تھرڈ پرسن بھی اگر خیر کا کام کرے اس سے بھی اگر ہماری مشابہت ہوتی ہے تو وہ کہہ سکتا ہے. مثال کے طور پہ ہم ہمیشہ سے پرو پاکستان رہے ہیں، ہمیشہ، کوئی وقت ایسا نہیں. تو اگر کوئی اور بھی پرو پاکستان ہے تو اس کے اور ہمارے خیالات ملتے ہیں اور وہ بھی کل کو ہمیں سپورٹ کرتا ہے تو بہتر. مطلب آپ کہتے ہیں کہ فرنٹ لائن، میں تو یہ کہوں گا پرو پاکستان ہے آپ، لیکن مطلب ٹھیک ہے چلیں یہ آپ اس جانب نہیں بڑھنا چاہ رہے تو ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ہمارے پاس مختلف نعرہ جات ہیں، روٹی کپڑا اور مکان ہے، تبدیلی ہے، آپ کے پاس کیا نعرہ ہے؟ ہماری تو سیاست ہے خدمت انسانیت. ٹھیک، اس میں ہم نے انسانیت کا لفظ بھی جان بوجھ کے استعمال کیا ہے کہ جو مذہب ہمارا ہے اسلام ہے وہ کسی مخصوص طبقے کی خدمت کی بات نہیں کرتا. انسانیت میں مسلم نان مسلم سبھی آ جاتے ہیں، تو خدمت انسانیت ہی ہمارا نام. ٹھیک ہے، تو میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں جب آپ ٹکٹ اناؤنس کرتے ہیں تو اس میں کرسچینس کو، ہندوؤں کو ووٹ آپ ٹکٹ دیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو کہ اس وقت ہندو اور عیسائی ہمارے رکن ہیں. اچھا،
ٹھیک ہے، اس وقت ہماری رکنیت سازی میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اس وقت ہماری کئی جو یونین کونسل کی سطح پہ ہم نے الیکشن کروائے ہیں اس میں کئی جگہوں پہ ہماری ضلعی باڈی کے اقلیتی لوگ جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں اور کئی جگہوں پہ یونین کونسل. تو جس ایریا میں اقلیتیں موجود ہیں وہ الیکشن کا حصہ بھی ہیں اور وہ ہماری مین ٹیم جو ہے وہ اس کا بھی حصہ ہے. تو جس کے پاس ہمارا رکنیت سازی کا فارم ہے وہ رکنیت سازی اختیار کر چکا ہے تو وہ ہر ٹکٹ کے حاصل کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے. آپ ماشاءاللہ سے مختلف سوشل ورک کے حوالے سے بھی جانی جاتی ہے آپ کی پارٹی. تو اس ٹائم پنڈی اسلام آباد میں آپ کتنے ہاسپٹل چل رہے ہیں اور کیا اس دنوں میں بھی آپ دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانے شانے کھلا رہے ہیں؟ ہاں جی، اس وقت الحمدللہ اسلام آباد میں ہمارے 22 کے قریب وہ دسترخوان ہے جو کہہ لیں کہ روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو سروس دے رہے ہیں. 3 ہاسپٹل ہمارے اسلام آباد میں موجود ہیں، IT سینٹر ہمارا موجود ہے. اس کے علاوہ کفالت کے پروگرام ہمارے چل رہے ہیں اور یہ ایک نیا اضافہ کیا تھا کہ ہم نے IT سینٹر جو تھا الحمدللہ وہ نوجوانوں کے لیے جس میں وہ باقاعدہ ایسے کورسز کرتے ہیں نیپٹیک کے تعاون کے ساتھ کہ جو آنے والے وقتوں میں ان کی روزگار کا پریکٹیکلی ذریعہ بن سکتے ہیں. اس طرح پنڈی میں بھی ہمارے صدر میں الحمدللہ ہمارا آئی ہاسپٹل کام کر رہا ہے. ڈائلسس سینٹر انشاءاللہ اس کا افتتاح ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ دہی علاقے جو ہیں وہاں پر ہماری سروس چل رہی ہے سستا تندور کے نام سے. تو وہ روٹی جو کہہ لیں کہ باہر مہنگی ملتی ہے ہم اس کو سستے داموں دے رہے ہیں. پھر اس طرح کھانا جو ہے وہ کسی جگہ ڈسکاؤنٹ پہ دے رہے ہیں اور کسی جگہ بالکل فری دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب فائنل کویشچن کہ یہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ اتنا بڑا عوام اعتماد کرتی ہے. ڈونر جو ہے وہ ڈائریکٹ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ خیر کے کام ہم کرتے ہیں تو وہ خود آ کے کہتے ہیں یہ تندور میری طرف سے اس کو مینج جماعت کرے گی، البتہ وسائل اس کے میں دیتا ہوں. یہ دسترخوان جو ہے نا اس کو مینج آپ کریں تو وسائل ہم دیتے ہیں. ہاسپٹل کے ساتھ جیویز کرتے ہیں آپ یا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ ہاسپٹل میں دونوں چیزیں چلتی ہیں. آپ کے اپنے ذاتی ہاسپٹل بھی ہیں؟ نہیں ذاتی نہیں، یہ جماعت کے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ جماعت کی ذاتی ہاسپٹل؟ یہ جماعت کے ذاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو وہ شکل بنتی ہے کہ جو ایک مارکیٹ کا ریٹ ہے اس سے بہت نچلے لیول پہ جا کے وہ چاہے گائنی کا ایشو ہے چاہے وہ کوئی بھی ایشو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جن کو بالکل فری آف کاسٹ تعاون کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جی. احسان اللہ منصور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی اور مرکزی مسلم لیگ اور آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ اسلام آباد کو بھی بڑے اچھے سے لے کر چل رہے ہیں اور مختلف 4 ڈویژن راولپنڈی ڈویژن بھی ان کے پاس ہے. ڈویژن گجرات بھی ماشاءاللہ آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں اور امید کرتے ہیں جی کہ ایسے چہرے جن چہروں کی اشد ضرورت ہے وہ سامنے آئیں اور وہ پاکستانی پولیٹکس جو مختلف حوالوں سے سیاست دھبا بن چکی ہے اس معاشرے کے اوپر اس میں کچھ اچھے چہرے اور صاف چہرے نئے چہرے سامنے آئیں. مجھے دیجیے اجازت، اگلے شو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.